हाँ, कहाँ तक पढ़ा था? हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया था। और वो कहाँ गया तीसरा? आज नहीं लाया ना? आज कितनी बजे आया था? 1 बजे? 1:30 बजे आया था, इसलिए तेरे को जरूरत महसूस नहीं हुई कि साथ में लाने चाहिए। क्या? अब ज्यादा हो गया ना, मॉर्निंग टाइम में आ गया था, सुबह भी मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे। चलो, अपन ने लास्ट टर्न पे थर्मल डिकम्पोजिशन अपन पढ़ रहे थे, बातें नहीं है बिल्कुल भी। थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर अपन ने कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पढ़ लिया था और उसके बाद में हाइड्रोक्साइड का पढ़ लिया था, ठीक है। कार्बोनेट के अंदर अपन ने बोला था कि जो कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज होके CO2 बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। और फर्स्ट एक के जो कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ओनली मेल्ट होते हैं। और मेल्ट होते हैं तो कोई CO2 गैस वगैरह कुछ भी नहीं देते, ठीक है। हाइड्रोक्साइड के केस में भी हमने यही पढ़ा कि फर्स्ट डे और सेकंड डे के हाइड्रोक्साइड में कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट डे वालों की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और फर्स्ट डे वाले जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो डिकम्पोज होके ऑक्साइड प्लस H2O रिलीज करते हैं ना। कौन से वाले? सेकेंड डे वाले। फर्स्ट डे वाले मेल्ट हो जाते हैं, टूटेंगे नहीं। क्लियर है? तो दोनों के अंदर सब कुछ कॉमन था और केवल इतना सा चेंज था कि एक के अंदर CO2 बाहर निकल रही थी और एक के अंदर H2O बाहर निकल रही थी, ठीक है। चलो थर्ड डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, और थर्ड डिकम्पोजिशन है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-। लास्ट टाइम पे कुछ होमवर्क दिया था क्या? नहीं दिया था? ठीक है, तो फिर इस ब्लॉक ही चालू करना पड़ेगा। अपने लिए हर दिन नया है, अपने लिए हर दिन नया है, हर दिन हर पल हर शाम नहीं है। चलो लिखो बाइकार्बोनेट, लिखो बाइकार्बोनेट के अंदर ऑल बाइकार्बोनेट्स are decomposed. All bicarbonates are decomposed, including first A, including first A। कहने का मतलब ये हुआ कि बाइकार्बोनेट कोई सा भी हो, चाहे फर्स्ट ए का हो चाहे सेकंड ए का हो, सभी बाइकार्बोनेट क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। अब किसमें डिकम्पोज होते हैं? जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा, तो अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर तुम्हें यहां पर O और H नजर आ रहा है क्या? और O और H नजर आ रहा है तो पहला ही काम क्या करें? वाटर को रिलीज कर दें। तो अगर बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट में। तो सिंपल सी लाइन है, अगर बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो आप किसी का भी बाइकार्बोनेट हो, सभी के बाइकार्बोनेट हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट में। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, बाय द वे मैंने लिखा LiHCO3, लिथियम का बाइकार्बोनेट, हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, राइट। अगर मैंने लिखा NaHCO3 तो ये बाइकार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है। इसमें डिकम्पोज होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, राइट। तो कोई सा भी बाइकार्बोनेट हो सब डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ए बाइकार्बोनेट और सेकंड ए बाइकार्बोनेट में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट ए की। फर्स्ट ए बाइकार्बोनेट और सेकंड ए बाइकार्बोनेट में अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट ए बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट कैसा होता है? पॉली होता है, और पॉली होता है तो +1 होगा, इसके ऊपर +2 होगा। और पॉली एटॉमिक है तो पोलराइजेशन देखेंगे, किसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा?
+2 में, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट ए वालों की। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन एक ही ध्यान रखनी है कि सभी बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, फर्स्ट ए वाले की सेकंड ए से ज्यादा ही होगी, और बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं? कार्बोनेट। ठीक है, ये जो बाई प्रोडक्ट है ना, लाइक H2O CO2, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसकी है? कार्बोनेट की। तो बाइकार्बोनेट को हिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। ठीक है, लिखो। लिखो। हाँ, आराम से लिखो, बहुत टाइम है आपके पास आज। 7 बजे तक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, बस फिर एस ब्लॉक शुरू कर देंगे। हर दिन नया, अभी बोला ना मैंने। हाँ, तो तभी तो एस ब्लॉक पढ़ेंगे। लिखो। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट ए की या सेकंड ए की? और फर्स्ट ए की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो लाइन लिखना आगे, सेकंड ए बाइकार्बोनेट second a bicarbonate including lithium are exist in liquid state, due to low thermal stability, while first a bicarbonate exist in solid state, exist in solid state due to high thermal stability. भाई सिंपल सी बात है, लिक्विड होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी और सॉलिड होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सभी बाइकार्बोनेट क्या हो जाते हैं? डीकंपोज। ठीक है, और किस में टूट जाते हैं? कार्बोनेट में। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड में किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पे अपन आते हैं, और फोर्थ का नाम है नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-। ठीक है, देखना इधर, जैसे मान लो अपन ने मैग्नीशियम नाइट्रेट लिया या कैल्शियम नाइट्रेट ही ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे कैल्शियम नाइट्रेट लिया, क्या बनेगा? तो देखो कैसे सोचेंगे अपन, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का सबको मालूम है, तुम्हें पहले से भी मालूम था कि कार्बोनेट में क्या बनता है। ठीक है, तो इसको रेफरेंस लेके अपन इसको समझेंगे कि इसमें क्या बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2,
कैल्शियम नाइट्रेट, तो कार्बोनेट और नाइट्रेट अगर दोनों को आप बोल रहे हो तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? नाइट्रेट कार्बोनेट, यानी डिफरेंस किसका आ रहा है? नाइट्रोजन का। डिफरेंस किसका आ रहा है? और डिफरेंस नाइट्रोजन का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही बनता है। और नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NO2, कार्बोनेट को हीट करा तो CO2, नाइट्रेट को हीट किया तो NO2। बात आई समझ में? तो इसको रेफरेंस मान के चलना, तो फिर इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहां पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2। ठीक है, अब ये जो NO2 गैस बनी है ना, इस NO2 गैस के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी क्या होती है कि NO2 गैस यहां पर बनी है, ये NO2 पैरामैग्नेटिक होगी या डायामैग्नेटिक होगी? जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि CO2 क्या होगी, पैरा या डाया? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्या? और पॉलीएटॉमिक है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑड और इवन इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। अगर ऑड आए तो पैरा और इवन आए तो जैसे मान लो CO2 के लिए पूछा जाए कि पैरा होगी या डाया होगी, तो एक कार्बन में 6, एक ऑक्सीजन में 8 और 2 में 16, टोटल कितने हुए? 22। तो 22 है तो ऑड है, ऑड है तो कैसी होगी? डाया, राइट? हाँ, इवन है तो कैसी होगी? डाया। अगर यहां पर हम देखते हैं तो NO2 है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन में 8 और 2 ऑक्सीजन में 16, टोटल 23। और 23 है तो ओड होगी, और ओड होगी तो पैरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो किस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको 4 कंपाउंड मिलेगा, एक तो कार्बोनेट, एक बाइकार्बोनेट, एक हाइड्रोक्साइड और एक नाइट्रेट। ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो कौन सी है पैरामैग्नेटिक? NO2। साथ के साथ ये जो NO2 गैस है ना, इसका कलर भी होता है, इसका कलर होता है ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर। अगर आपसे पूछा जाए CO2 का कलर कैसा होता है, और रोम में CO2 है, और रोम में CO2 है तो हमें दिखाई देती है क्या? तो ये कैसी होगी? और ये NO2 कैसी होगी? ब्राउन कलर। ठीक है, अब जैसे कई बार तुमने फटाके वगैरह चलाए होंगे तो उसके अंदर ब्राउन कलर निकलता है, नहीं निकलता? तो फटाके चलाए ना, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये तो था कैल्शियम नाइट्रेट, अगर बेरियम नाइट्रेट वगैरह होता है ना, तो बेरियम नाइट्रेट बारूदी होता है। क्या होता है? आजकल क्या है कि पिछले 2 साल से फटाकों के ऊपर जो भी उसके अंदर कंपोजिशन होता है ना, वो कंपोजिशन मेंशन करना पड़ता है बॉक्स के ऊपर। जैसे मान लो कि खाने पीने की चीजें अपन लेते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि इसमें मिर्ची है, फैट, प्रोटीन तो बताया ही जाता है, वो तो वही देखा कर बस। ये भी बताया जाता है कि मान लो आलू के चिप्स है तो इसके अंदर आलू के चिप्स है, या फिर इसके अंदर सॉल्ट लिया है, इतना सॉल्ट है। ठीक है, अरे मेन पॉइंट पे आते हैं अपन। इसी तरीके से ये जो नाइट्रेट होते हैं ना, ये बारूदी होते हैं। ये क्या होते हैं? और ये जो फटाकों के अंदर काम में लिया जाता है, बेरियम नाइट्रेट को काम में लिया जाता है। और बेरियम नाइट्रेट को जैसे ही मतलब आग लगाते हैं तो फूट जाएगा। फूट जाएगा तो मतलब हीट करने पर क्या हुआ? डिकम्पोज हुआ। और डिकम्पोज हुआ तो वहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है? NO2। और ब्राउन कलर की गैस बाहर निकलती है। तो अगर फटाके में ब्राउन कलर आ रहा है तो किसकी वजह से होगा? NO2 की वजह से। देखना अगले साल फटाके लाओ तो जो आते हैं ना कालेश्वरी, सबसे अच्छे फटाके जिसके आते हैं वो ब्रांड के, तो उसके उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। मैंने भी इस साल लाया था, मैं तो इस साल देखा था मैंने। चलो इधर देखो, अब जैसे मान लो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, अरे बातें नहीं, अब मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? MgO प्लस NO2। क्लियर है बात? तो फर्स्ट सेकंड ए इंक्लूडिंग लिथियम, अगर आप इनके सेकंड ए इंक्लूडिंग लिथियम के नाइट्रेट को हीट करते हो तो हीट करने पर यहां पर एक तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड।
और साथ के साथ NO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट AK नाइट्रेट लेते हो, किसके नाइट्रेट? फर्स्ट AK नाइट्रेट का मतलब हुआ कि अगर आपने NaNO3 लिया या फिर KNO3 लिया या फिर RbNO3 लिया या फिर CsNO3 लिया, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट AK नाइट्रेट और सेकंड AK नाइट्रेट में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों? कॉमन आयन कौन सा है? NO3। मोनो या पॉली? और पॉली है तो पोलराइजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट ए नाइट्रेट और सेकंड ए नाइट्रेट में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? फर्स्ट ए नाइट्रेट की। तो ये फर्स्ट ए नाइट्रेट को अगर आप डीकंपोज करते हो तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये पूरे डीकंपोज नहीं होते हैं। नहीं, डीकंपोज तो होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं, पार्शियली डिकम्पोज होते हैं। मतलब MnO2 प्लस O2 बनता है। MnO2 का मतलब हो गया कि NaNO3 है ना, तो NaNO3 का मतलब क्या हो गया? NaNO2 प्लस O2। ठीक है, पूरे डिकम्पोज नहीं होते हैं। अगर पूछा जाए पूरे क्यों नहीं हुए तो क्या बोलोगे? कि थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कोई डाउट? लिखो। तो फूटना भी तो चाहिए। भाई ऐसे फटाका बना ले, फूटे नहीं। मैं तो क्या कहता हूँ तुमको, मैंने पहले भी बोला था कि सोडियम के सबसे अच्छे फटाके होते हैं, बढ़िया टाइम पास होता है, ऐसे ले लेके बस बाल्टी में नहीं, बाल्टी को दूर रखना है ना। सोडियम बना सकते हो तुम, घर पे भी बना सकते हो। क्या? नहीं, बना सकते हो तुम। अभी एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, उसमें बनाना सिखाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ, स्टेबल ही बनाना सिखाऊंगा। डिस्क्लेमर? अच्छा। सुबह तो यार नए डस्टर रहते हैं, शाम होते होते पुराने कैसे हो जाते हैं? चलो लिख लिया क्या? बातें मत करो। हाँ खत्म, बस एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, डेफिनेशन। हाँ, खड़ा होके बोल, तेज बोल थोड़ा सा। सेकंड ए एंड लिथियम नाइट्रेट। नहीं, ये कॉमनली है इनके साथ में। सेकंड ए एंड Li के नाइट्रेट।
नहीं होएगा, वो 3.5 में कर देंगे उसको। नहीं, आई विल एडजस्ट विद इन 3 और 3.5। चलो लिख लिया क्या? अरे यार क्या है रे? ये लिख लिया। लिखो आगे, एक छोटी सी डेफिनेशन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन लिखना, कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज charge on ions, charge on ions, capacity of solvent to neutralize charge on ions is called dielectric constant। ठीक है, देखो क्या होता है ये, जैसे NaCl को अपन वाटर में डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व करने पर क्या बनता है? एक तो बनता है Na+ और दूसरा बनता है Cl-। ठीक है, और इस Na+ के साथ में आके वाटर अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है, और अटैच हो जाता है तो यहां पर ऑक्सीजन पे तो होता है नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब केटाइन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस Na+ को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज ही कर रहा है, न्यूट्रलाइज ही कर रहा है। भाई जितना नेगेटिव चार्ज इसके साथ अटैच होगा उतना ही ज्यादा ये न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस। अगर मान लो कि H2O की जगह दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं, लाइक HF हमने ले लिया, क्या ले लिया? तो HF ले लिया, तो HF के अंदर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। अब अगर HF के अंदर NaCl को डिसोल्व किया तो एक तो बनेगा Na+, दूसरा बनेगा Cl-। एक Na+ बना, दूसरा Cl- बना, तो Na+ के साथ में कौन सी वाली साइड अटैच होगी? F वाली। और F वाली साइड अटैच होगी तो आप देख के ये बताओ कि कहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऑक्सीजन में या फ्लोरीन में? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा या कम करेगा? और ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा तो किसकी न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी? और HF की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो इसी टर्म को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू होती है, H2O के लिए वैल्यू होती है 80, कितनी होती है? 80, और HF के लिए होती है 120। ठीक है, तो फाइनली अपने को तो केवल डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन आयंस। नहीं, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू कौन सी केमिस्ट्री खत्म हो गई? इसमें क्या है, हमने क्या बोला? कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन आयंस। तो इस Na+ के चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? O-, मतलब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है?
फ्लोरीन। तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा होगा? फ्लोरीन पे। और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज ही तो क्या कर रहा है? प्लस वाले को न्यूट्रलाइज। तो नेगेटिव अगर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूट्रलाइज भी, और न्यूट्रलाइज ज्यादा होगा तो यही कैपेसिटी क्या होती है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? पक्का? ये चैप्टर हुआ। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन कर लेना आयनिक बॉन्ड वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 34 तक सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? बाकी के तो कर ही लिए थे अपन ने। एक्सरसाइज सेकंड में सारे क्वेश्चन कर लेना जो भी बचे हुए हैं वो। इसमें से एक्सरसाइज सेकंड में एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, दो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक तो 73, एक 79। ये दो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे। तो 79 तो मैं बताऊंगा अगले टर्न पर, ठीक है? क्योंकि ये 79 क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ये केवल अपन आंसर ले आएंगे स्ट्रक्चर बना के, बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ना है? 12th में। और ये 73 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक में आएगा। तो इन दो क्वेश्चन को 73 और 79 इनको छोड़ के बाकी एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन कर लेना, और एक्सरसाइज 3 भी पूरी कर लेना, रेस भी कर लेना, वो भी कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम बना लेना। बना लिया? तो बना लो इसको, और बातें बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर है, एस ब्लॉक। अरे पागल है क्या? इसलिए डरना जरूरी है। क्या केमिकल बॉन्डिंग? मैंने कहा बोला केमिकल बॉन्डिंग टफ है? क्या समुंदर है? अब लिख लिया? अरे आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ना है इस ब्लॉक। अब क्लियर हो चुका है? अब पढ़ना है तो पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एस ब्लॉक में क्या क्या है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर कम से भी कम 50% वेटेज पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का होता है, ठीक है? अभी जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एस ब्लॉक की एक्सरसाइज करो, तो उसके तुम ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 40% क्वेश्चन अभी भी कर सकते हो, ठीक है? आज अभी बैठे बैठे 40% क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? अब 40% क्वेश्चन कर सकते हो, इसका मतलब 40% पार्ट तो किससे है? पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से। और 40% पार्ट पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस एक्स्ट्रा पार्ट को अपन यहां पर कवर करेंगे, ठीक है? जो पुराना वाला पार्ट है वो तो मैं ऐसे ही तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, और रिवाइज करवा दूंगा तो उसको अपन लिखेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि दो बार लिखेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात कि इस चैप्टर के अंदर जैसे अभी तक तो तुम्हारा रिएक्शन से कोई पाला नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना? और तुमने सुना भी होगा कि इनऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस होती है। इनऑर्गेनिक के अंदर होती क्या है? रिएक्शन। होती क्या है? रिएक्शन।
और रिएक्शन होती है तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस आएगी। तो ओवरऑल बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर याद करने वाला पार्ट ज्यादा है, याद करने वाला पार्ट इसके अंदर, और याद करने वाला पार्ट ज्यादा है। तो इन चैप्टर्स के अंदर स्पेशली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर, जैसे तुमने पीरियोडिक और केमिकल में तो जैसे घर जाके पढ़ लिया तो भी ठीक है, ना पढ़ा तो भी ठीक है, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर घर जाके पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शंस अभी तो याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, लेकिन जैसे केमिकल बॉन्डिंग को तुम 15 दिन में भूलोगे, अगर 15 दिन तक नहीं उठाया तो भूल जाओगे। ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक में होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। और इनको क्या है कि तुमने जैसे ही पढ़ा तो 4 दिन बाद ही तुम, अरे मत कर बंद, मत कर बंद, सफोकेशन होता है। और 3-4 दिन बाद ही क्या होगा कि इन रिएक्शंस को भूल जाओगे, और भूलने के बाद में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वो तरीका तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। और नहीं बताएगा, सुन लो मेरी बात को, नहीं बताएगा तो फिर उस कॉपी को लेके काउंटर काउंटर भी घूमोगे, तब भी अगर किसी के पास गए तो पहले तो बोलेगा कि भाई ये लिखा हुआ क्या है, क्योंकि उसको या तो तुम समझ सकते हो या मैं समझ सकता हूं, ठीक है। और दूसरी बात समझ में आने के बाद में थोड़ा सा रिवाइज करना घर जाके, मतलब 3 दिन का लेक्चर का 3 लेक्चर का टोटल टॉपिक है, तो प्रॉपरली इसको रिवाइज करना, रिवाइज करने पे इस ब्लॉक का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा टफ है, टफ का मतलब टफ इन द सेंस वैसे नहीं है, याद करने वाला पार्ट ज्यादा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉक। हाँ, स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉक, देखना इधर ध्यान से, एस बातें नहीं, एस ब्लॉक के अंदर मेनली अपन 2 ग्रुप पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फर्स्ट ए, एक पढ़ते हैं सेकंड ए। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, राइट। और सेकंड ए ग्रुप इसके अंदर होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। पहली बात कि फ्रांशियम और रेडियम, ये फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। और ये रेडियम भी कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 2, एक तो फ्रांशियम होता है, दूसरा रेडियम होता है, राइट, ठीक है। मेनली अपन जो एस ब्लॉक पढ़ते हैं वो यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है। इनके ना तो एलिमेंट अभी तक जो कंपाउंड है वो डिस्कवर हुए हैं, ना कोई पूरे कंपाउंड मिले हैं, तो इनके बारे में केवल अपने को इतनी सी इंफॉर्मेशन रखनी है कि फ्रांशियम और रेडियम दोनों कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि जिनसे रेडिएशंस कंटिन्यूअसली निकलती रहती है, और रेडिएशंस निकलती रहती है तो इसी टर्म को क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव। यानी हमेशा रेडिएशंस निकलती रहती है, यानी रेडिएशंस निकलती रहती है तो हमेशा कैसे रहते हैं? एक्टिव। तो इस वजह से क्या बोला जाता है? रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या है कि मतलब ऐसा स्टोर करके रखा जाता है कि इनकी रेडिएशन जो है किसी ह्यूमन लाइफ के ऊपर अफेक्ट ना करे, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ए का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आउटर मोस्ट शेल का, तो हम बोलेंगे NS1, ठीक है। सेकंड ए का क्या होगा? NS2। फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1, और इसकी कितनी होगी? +2। क्लियर है? चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और ये जो सीजियम होता है ये मिलता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये सब अपना पहले पढ़ा हुआ है। ये लिक्विड है, वो सॉलिड है, लेकिन इनकी बात नहीं करेंगे। हाँ,
रेडिएशन निकाल दे तो। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है, ये व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब भी कैसे होते हैं? व्हाइट। यानी अगर हम बोले सिंपली तो ओवरऑल पूरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स व्हाइट कलर के होते हैं। और व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन फर्स्ट ए वाले सिल्वरी व्हाइट होते हैं। सिल्वरी व्हाइट। सिल्वरी व्हाइट का मतलब होता है चमकदार सफेद। जैसे टाइट से कपड़े धोते हैं तो एकदम चमकदार सफेद होते हैं, उसी तरीके के ये सिल्वरी व्हाइट होते हैं। और ये जो सेकंड डे वाले होते हैं ये सिंपल व्हाइट होते हैं, मतलब डल व्हाइट होते हैं, चमक नहीं होती। तो फर्स्ट डे वाले कैसे होंगे? सिल्वरी व्हाइट। और सेकंड डे वाले, ठीक है। चलो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इधर देखना ध्यान से। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आईपी इंक्रीज या डिक्रीज? अच्छा, मैं यहां पर मैंने एरो बनाया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और मैंने यहां पे लिखा लाइक आईपी। टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या हुआ? डिक्रीज। और डिक्रीज हुआ तो मैंने यहां पे नहीं लिखा है टॉप टू बॉटम है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टॉप टू बॉटम आप मूव कर रहे हो तो आईपी क्या हो रहा है? डिक्रीज। ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम मूव करने पर आईपी डिक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आईपी और रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करना। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम किसी के साथ रिएक्ट करेगा, कि मान लो कि सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनाएगा? NaCl। अब NaCl बनाया तो मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो जितना इजीली जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही। तो अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आईपी डिक्रीज हुआ, मतलब सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? और सीजियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? यानी टॉप टू बॉटम मूव करने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। चलो, टॉप टू बॉटम मूव करने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप सिंपली ऐसा भी सोच सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, पक्का? तो अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? एक और टर्म, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी एलिमेंट्स में सबसे कम आईपी किसका होगा? किसका होगा? सीजियम का। क्योंकि आपको ये मालूम है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे में अगर आप कंपेयर करोगे, अच्छा ये जो मैंने लिखे ना कि आईपी डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये सेम टू सेम किसके अंदर होगा? सेकंड ए में। फर्स्ट ए और सेकंड ए में दोनों में कैसा होगा? एज इट इज सेम होगा। ठीक है? ठीक है बात। अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम और बेरिलियम दोनों में किसका आईपी ज्यादा होगा? क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर 2s2 है, यहां पर 2s1 है, राइट? यानी कि S2 और S1 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादा ही होगा। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे में किसका आईपी ज्यादा होगा? फर्स्ट डे सेकंड डे में किसका ज्यादा होगा? सेकंड डे का। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे कम आईपी किसका होगा? सीजियम का, पक्का? तो सबसे कम आईपी होगा सीजियम का, और आईपी सबसे कम सीजियम का होगा, इस वजह से सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम में लिया जाता है। एक बार मैंने पहले बताया था क्यों काम में लिया जाता है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल की वर्किंग कैसे होती है कि जैसे प्लेटें बनी हुई होती है ना, उसके अंदर मेटल फिल होती है, तो जैसे ही सनलाइट आती है तो सनलाइट आने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। अब जैसा कि तुमने देखा अभी 2-3 दिन से मौसम कैसा हो रहा है कि सनलाइट ही नहीं है, बहुत कम है, और बहुत कम है तो मतलब एनर्जी भी क्या है? कम है। अब इतनी कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एक्साइट हो जाए। बात आ रही है समझ में? अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लो कि आपने ऐसी मेटल फिल कर दी कि भाई बहुत चिलचिलाती धूप हो तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, तो फिर जिसने सोलर लगा रखी हो तो क्या करेगा? अंधेरे में चिमनी में पढ़ाई करेगा?
यही करेगा ना, दिया जला के पढ़ाई करेगा फिर। तो कहने का मतलब यह है कि सोलर सेल के अंदर जो सोलर पैनल होता है उसके अंदर आपको ऐसी मेटल काम में लेनी है जो नॉर्मल लाइट में भी, बहुत कम लाइट में भी उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए। और एक्साइट हो जाए तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए ना, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर कर लिया जाता है बैटरी के अंदर। किसके अंदर? बैटरी के अंदर। और बैटरी के अंदर स्टोर करके फिर उस बैटरी से ही सप्लाई कर दी जाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सोलर सेल के अंदर मेनली इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ऐसी मेटल आपको काम में लेनी पड़ेगी जिसका आईपी बहुत ही कम हो, जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाए। इस वजह से हम कौन सी मेटल यूज में लेते हैं? सीजियम। क्लियर है? कोई डाउट? तो क्या हुआ? तो लिक्विड में तो क्या हुआ? लिक्विड में तो क्या हुआ? क्या? हाँ, सभी टेम्परेचर पे लिक्विड है। पानी को वाटर में स्टोर करते हैं। इसमें कोई डाउट है? ये पहले वाला ही पार्ट है जो अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। लिखो इसको। अरे ठीक है यार, ठीक है। वो सोडियम कहना चाह रहा था, उसने पानी कह दिया। यही है ना बात? हाँ। अरे लिख ले चुपचाप इसको। उसको कहीं नहीं रखते, उसको अलग से पढ़ते हैं, एक चैप्टर पूरा का पूरा हाइड्रोजन। अगर रखते होते तो या तो एस ब्लॉक में पढ़ते या पी ब्लॉक में पढ़ते, अलग से क्यों पढ़ते? कल क्वेश्चन करके ले आना, कल डिस्कस कर लेंगे अपन एक्सरसाइज 1 2 3। अरे बहुत ज्यादा क्या कर चुके हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्या होता है? तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी हो, तो सभी है ना, उसमें क्या है? फिजिकल तो नहीं है ना अभी? ये सब्जेक्ट है।
जिसको पिचकल बोला जाता है। अब तो फिर भी थोड़ा सा फिजिकल 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 हो गया, पहले तो पिचकल था। जैसे तो अभी बोल ही दिया था ना, वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब पहले जो अपन ने पढ़ा है ना, एक तरीके से उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। अभी आएगा ना, अभी कहाँ आया? तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि 40% पीरियोडिक और केमिकल ही है, तो बस अपन उसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम आईपी क्यों डिक्रीज हो रहा है, कि भाई न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है, ये और वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पर अपन क्या है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि थोड़ा इजी हो जाएगा और थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, और दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो लगभग एक जैसी होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे मान लो एक तो है NaCl, दूसरा है CaCl2, ठीक है। ये भी सोल्ट है और ये भी क्या है, सोल्ट है। अब अगर दोनों को वाटर में डिसोल्व किया तो डिसोल्व करने पर NaCl क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, और CaCl2 क्या बनाएगा, Ca+2 और 2Cl माइनस, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए NaCl में कितने आयंस क्रिएट हुए, 2 आयंस क्रिएट हुए, और CaCl2 में कितने आयंस क्रिएट हुए, 3 आयंस क्रिएट हुए। तो नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे, तो कंडक्टिविटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डे और सेकंड डे में किसका सॉल्यूशन ज्यादा कंडक्टिव होगा, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड डे वालों का, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा क्रिएट होंगे। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में अगर हम कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करते हैं, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में सेकंड ए वालों की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। कोई डाउट? रुक जा, अभी लिख लेना। एक और टर्म समझ लो, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा NaCl, ठीक है। NaCl के लिए आपसे पूछा जाए कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे अपन, कि जैसे NaCl है तो NaCl के अंदर एक तो Na प्लस होगा, दूसरा Cl माइनस होगा। आपने को मालूम है कि अगर हमें पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बताना है तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या देखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक। अब जैसे यहां पर सोडियम क्लोराइड है तो एक तो Na प्लस है, दूसरा Cl माइनस है। अगर Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, यही होगा। और अगर Cl माइनस का लिखते हो तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब इसके अंदर S के अंदर एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 डब्बे 6 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई अनपेड है, और अनपेड नहीं है तो पैरा होगा या डाया, पैरा होगा या डाया। यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, और नहीं है तो ये भी कैसा होगा, डाया। तो ओवरऑल जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NaCl KCl वगैरह, ये किस नेचर के होते हैं, डाया मैग्नेटिक। कैसे होते हैं, डाया मैग्नेटिक एंड कलरलेस, अब कलरलेस का मतलब क्या है, जैसे आपने NaCl को देखा होगा, किस कलर का होता है, व्हाइट। तो व्हाइट को कलर नहीं कंसिडर किया जाता, व्हाइट को क्या बोला जाता है, कलरलेस। जैसे आप किसी ने पेंटिंग की हो तो एक बोर्ड लेके आता है, वो व्हाइट बोर्ड होता है ना, और व्हाइट बोर्ड पे कलर करना स्टार्ट करता है। तो व्हाइट बोर्ड इज अ बेस, व्हाइट बोर्ड इज अ बेस। तो इसका मतलब व्हाइट बोर्ड को क्या बोला जाएगा, कलरलेस। जो अपन कलर करेंगे वही तो उसके ऊपर आएगा।
तो इसका मतलब व्हाइट को कैसा बोला जाता है? कलरलेस। तो NaCl हुआ, KCl हुआ, RbCl हुआ या CaCl2 हुआ, ये सब कैसे होते हैं? कलरलेस। यानी किस कलर के? कौन सा? तो होंगे ना। बहुत तगड़ी बात पकड़ी है। मैंने अभी क्या बोला इनको? किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के। मैंने क्या बोला? मैंने अभी यही तो समझाने की कोशिश की है आपको। क्या? पहली बात तो देख, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, वहां पे क्या लिया है, वहां पे क्या लिया है? सोडियम मेटल लिया है वहां पे। यहाँ पे क्या लिया है? कंपाउंड लिया है। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। वहां पे मैंने उसको क्या बोला है? सिल्वरी व्हाइट। यहां पर मैंने इसको क्या बोला है? व्हाइट, है ना। अब मैंने क्या समझा है कि व्हाइट कैसा होता है? बेस कलर होता है। कैसा होता है? क्योंकि व्हाइट के ऊपर ही कलर किया जाता है, तो व्हाइट को हम क्या बोलते हैं बाकी कलर्स के रेस्पेक्ट में? कलरलेस। बात आई समझ में? तो वही तो बोला है मैंने भी तो। हाँ, तो अब लिख ले। हाँ, नंबर ऑफ आयंस किसके पास? क्यों? हम्म। हाँ, तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा वो। नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। चलो, ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने पढ़ी है। ठीक है, इनके बारे में ऑलरेडी अपने को थोड़ा सा आइडिया तो था ही सही। बोलो यस सर। इसके बाद आएगी कुछ खतरनाक प्रॉपर्टीज। अरे नहीं यार। अभी तो अपनी कल भी क्लास है यार। अभी तो कल भी है क्लास। हाँ, सारे ही आयनिक कंपाउंड सारे ही। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं जो वो पढ़ा है अपन ने इसके बेस पर। पेज नंबर, पेज नंबर, आंसर कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, हाँ ऐसे 2 3 4, आंसर कोई नहीं बोलेगा। और पेज नंबर 126 और क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 3।
अरे आंसर नहीं बोलना ना, कैसे आया? हाँ तो क्या होती, क्या? क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ तो नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्यों? वो पता नहीं, बाकी तो सब ठीक है बाकी। देखो आपको बोला है इसमें मोर स्टेबल हाइड्राइड, यही पूछा है ना। तो आपको स्टेबिलिटी बतानी है, तो कॉमन कौन है सबके अंदर? एच। मोनो या पोली? मोनो या पोली? और मोनो होगा तो क्या देखोगे? है। और लेटिस एनर्जी देखोगे तो सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी है? जिसका साइज छोटा होगा उसकी लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? तो करेक्ट किया जाएगा LIH। पक्का? मोस्ट स्टेबल पूछा है ना। अरे ऐसे थोड़ी, स्टेबल का मतलब होता है ये स्टेबिलिटी कोई सी भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, टेम्परेचर पे बेस्ड भी हो सकती है, नॉर्मल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, ऐसे मारने पर तोड़े तो वो भी हो सकती है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलो बातें नहीं। 8 नंबर, 8। एट नंबर का क्या है आंसर? 4 क्यों आया? फर्स्ट एक कार्बोनेट पिघल जाएंगे लेकिन टूटेंगे, क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, 40% बोला ना। चलो 13 देखना। क्या है आंसर? पिघल जाएंगे लेकिन टूटेंगे। चलो 19 करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है? 19 का क्या आया? थर्ड आया। विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो LI वाला डिकम्पोज हो जाएगा। चलो देखे 15 करना। क्या आया? सेकंड। क्यों? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है तो कैसा होगा? बेसिक। चलो 6 नंबर देखना। 6 नंबर का क्या है आंसर? सेकंड आया। डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। चलो बहुत बढ़िया। काफी सारी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, काफी सारी एक्सरसाइज हो गई है, बहुत सारा पढ़ लिया अपन ने, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखना, इधर देखना। अगर तुमसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, सामने वाले को रिड्यूस कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, होगा ना। और कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसका IP कम होगा या IP ज्यादा होगा? तो अगर IP कम होगा
तो रिड्यूसिंग नेचर, यानी आईपी और रिड्यूसिंग नेचर क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं आई बात समझ में? आई क्या, थोड़ी सी या पूरी सी? आईपी और रिड्यूसिंग नेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिखा के, आरबी और सीएस। आपसे पूछा जाए इनके बीच में रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा या सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, तो सबसे कम आईपी किसका है, और सीएस का आईपी सबसे कम है, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे अच्छा होगा सीजियम, देन रुबिडियम और देन पोटेशियम। क्लियर? कोई डाउट? आगे एक और प्रॉपर्टी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन प्रॉपर्टीज में किसी में कोई डाउट है? आगे पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसका आईपी लो होगा। तो किसका आईपी सबसे लो है? कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक साइज बिटवीन फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। ये कंपैरिजन बहुत शानदार कंपैरिजन है, देखना इधर, बस ये लास्ट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर मैंने लिखा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर और पाप। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ए के अंदर साइज का क्या ट्रेंड होगा, तो आप क्या बोलोगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, है ना। अगर पूछा जाए सेकंड ए में क्या ट्रेंड होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अब अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों को मिक्स करके बताओ कि क्या ट्रेंड होगा, तो ठीक है, एक मिनट मैं भी तो बता दूं। लिथियम और बेरिलियम लेफ्ट टू राइट गए, साइज क्या हुआ, यानी बेरिलियम से लिथियम बड़ा होगा। तो ये एरो का साइन जो मैं बना रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेरिलियम से लिथियम बड़ा होगा, यानी बेरिलियम से हम लिथियम पे जा रहे हैं, ओवरऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। तो बेरिलियम से किस पे गए, लिथियम। अब लिथियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा होगा, मैग्नीशियम बड़ा होगा, क्योंकि लिथियम सेकंड पीरियड में आ रहा है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आ रहा है। तो लिथियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम बड़ा होगा। मैग्नीशियम और सोडियम में लेफ्ट टू राइट वाला केस है, यानी कौन बड़ा होगा, सोडियम। सोडियम और कैल्शियम में, तो सोडियम और कैल्शियम में कौन बड़ा है, कैल्शियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम में, स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम और बेरियम में, बेरियम। बेरियम और पोटेशियम में, पोटेशियम। बोलो ना आगे, पोटेशियम और रुबिडियम में, रुबिडियम। रुबिडियम और सीजियम में, सीजियम। बात आई समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इसको है ना मन से याद करना पड़ता है। किससे याद करना पड़ता है, मन से। का मतलब ये है कि ऊपर तो बन गया एम और बी नीचे बन गया एन। आप सुनना बात को ध्यान से, ये तो बन गया, नीचे तो क्या बन गया, एन, और ऊपर क्या बन गया, एम। ये प्योरली एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है, और ये एक्सेप्शनल ऑर्डर हमें याद करना है। इस एक्सेप्शनल ऑर्डर में अगर आपसे पूछा जाए कि बेरियम Ba और पोटेशियम दोनों में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलोगे पोटेशियम। ठीक है, स्ट्रोंशियम पोटेशियम में, पोटेशियम। और कैल्शियम और पोटेशियम में, पोटेशियम। मैग्नीशियम पोटेशियम में, पोटेशियम। Na और K में, K।
अगर ओवरऑल अरेंज करें तो कैसे अरेंज करेंगे? सबसे बड़ा सीजियम, राइट, उसके बाद में रोबिडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में बेरियम, के बाद में स्ट्रोंशियम, के बाद में कैल्शियम, के बाद में है सोडियम, के बाद में मैग्नीशियम, के बाद में और लिथियम के बाद में। ये ओवरऑल ट्रेंड होता है इस ब्लॉक के अंदर। याद कैसे करोगे? ऊपर तो बना दोगे M और नीचे बना दोगे N। क्या तो जिसे बनना है, जिसे याद करे वैसे कर ले। मैं तो किससे याद करूंगा? हाँ, बस अब हो गया अपना, काफी है ब्लॉक। यहां तक पढ़ के आना है इसको। और क्वेश्चन कर लेना। कब डिस्कस करने हैं? कल या मंडे को? ठीक है, मंडे को कर लेंगे। क्या अभी कर लें? चलो इसके आगे पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टर्न पर।